नमस्कार, चैनल 24 न्यूज के लाइव शो मैडिटॉक में मैं शिल्पा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मौसम में बदलाव होते जा रहे हैं और जब मौसम में बदलाव होता है तो फिर सेहत पर कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ते हैं। यानी आपकी सेहत कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर प्रभावित जरूर होती है और खासतौर में मौसम के बदलाव के समय सर्दी जुकाम ये आम बीमारियां हैं जो आपको घेर लेती हैं। अगर इन पर गौर ना किया जाए तो आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज इन्हीं बदलावों के बारे में जो मौसम के बदलाव की वजह से आपकी सेहत में परिवर्तन आते हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं मैडिटॉक में। और आज इनका बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। आप चिकित्सक हैं, फिजिशियन जिन्हें कहते हैं, और उनसे आप भी सीधे तौर पर बात करके अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सामान्य चिकित्सक कहे जाने वाले डॉक्टर साहब से आज हम सबसे पहले जो सवाल करने वाले हैं वो है कि मौसम के बदलाव के दौरान जो बीमारियां घेरती हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? मौसम में बदलाव जो बीमारियां घेरती हैं, जनरली आदमी को जुकाम, बुखार, बदन टूटना, सर दर्द होना, या अगर हम बदलते मौसम के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं या हमारा इम्यूनिटी पावर या रेजिस्टेंस पावर कम है तो जाहिर सी बात हम किसी बैक्टीरिया या वायरस के चपेट में आ जाते हैं। मौसम बदलता है तो कोई ना कोई वायरस जरूर इफेक्टिव होता है और ऐसे वायरस या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में रात के 8 बजे के बाद एक्टिव होते हैं। तो जो लोग लेट नाइट काम करते हैं या जो लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं, मौसम बदलाव के समय ऐसे वायरस या बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं। जिस समय जुकाम सबसे पहले तो सेंसिटिविटी नाक दे देती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और छुके आना या हल्की सी बहने लगना, नाक में खुजली चलना, ये पहचान हो जाती है। अगर आदमी इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को, कि कई बार सोचता है पता नहीं यही हुआ होगा, तो उसको थोड़ा सा जुकाम आ जाता है, छींकें आने लगती हैं, बुखार होने लगता है, बदन टूटने लगता है। तो ऐसी बीमारियां मौसम बदलने के साथ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मेरे सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि अगर आपको डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना है तो 255250 पर आप फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर अपना सवाल कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि आपको अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखना होगा। अच्छा, ये जो आपने जवाब दिया इसमें दो जो मुख्य बिंदु मैंने नोटिस किए, एक तो ये कि खाली पेट अगर कोई निकलता है, और दूसरा आपने कहा जो रात को बे टाइम सोते हैं या ऐसे कुछ आपने बोला, तो ये चीज़ का क्या लॉजिक है? इस चीज़ का लॉजिक है कि अगर आप खाली पेट रहते हैं तो जाहिर सी बात है खाली पेट रहने पर आपका रेजिस्टेंस पावर कम है। बिल्कुल जी। ऐसे में आपको कोई भी बैक्टीरिया तेजी से पकड़ मेरे सामने कोई भी वायरल डिजीज का पेशेंट आ गया, हाँ जी, तो मेरे सामने छींक के भी चला गया या मुझसे हाथ भी मिला के चला गया, तो थोड़ी देर में लगेगा अपना बदन टूटने लगा, क्योंकि हम खाली पेट है, मेरा रेजिस्टेंस पावर उस समय कम है जी, तो हमें वो बैक्टीरिया तेजी से पकड़ लेता है। दूसरा देर रात का होता है, 8, 9, 10 बजे के बाद से कुछ ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे वैसे कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया उस टेम्परेचर में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं देर रात में खाना नहीं चाहिए। सूरज ढलने के बाद जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे बैक्टीरिया या निशाचर जिसे कहते हैं, ये सारे डेवलप होते हैं। तो ऐसे में जितना हम देर करते जाएंगे रात को और खाली पेट होते हैं, जाहिर सी बात है खाना भी खा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पावर कई बार बॉडी का नहीं काम करता है। ऐसे में हम बैक्टीरिया की चपेट और कोई न कोई फ्लू, इन्फ्लुएंजा या अलग अलग तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं जो फैली हुई होती हैं। तो ऐसे में अगर हम फुल खाली पेट नहीं है, खाना खाए, हमारे अंदर ताकत है, तो अगर हम देर रात में भी अगर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है, बचाव रहेगा और बीमारियां नहीं आएंगी। सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो मंडी में काम करते हैं, जिनको जरूरी अखबार डालते हैं, ऐसे लोग हाकर हैं जो बेचारे सवेरे 3-4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे अखबार डालना, हमारे घर में 4 बजे अखबार पड़ जाता है। तो ऐसे लोग घर से खाना खा के अगर निकल रहे हैं या सवेरे बहुत अच्छा सा नाश्ता लेके निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया और वायरस की चपेट में या मौसमी बीमारियों की चपेट में नहीं आते हैं। वो जिन्हें कहते हैं मौसमी बीमारी हो गई, तो ऐसे में डॉक्टर को इनको इलाज दे देता है। दूसरा, आजकल एंटीबायोटिक इतना ज्यादा यूज हो गया है। हर पेशेंट जरा सा छींका है, जरा सा जुकाम आए, किसी केमिस्ट के पास चले गए, हर आदमी आजकल डॉक्टर है, ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लाने की, कोई मेडिसिन दे दो, वो क्या करता है, एक मेडिसिन नहीं देगा कोई, वो साथ में एंटीबायोटिक लगा के दे देगा जी। तो 2020 तक अब इतनी एंटीबायोटिक आदमी यूज कर चुका है कि 2020 तक कोई भी एंटीबायोटिक किसी पर भी लागू नहीं हो रही है, रजिस्टर हो गया है जी। कितना भी खा ले उसको फायदा नहीं करेगा। अच्छा, तो आने वाले दिन 2020 के बाद से एंटीबायोटिक की श्रेणी भी खत्म हो गई, कोई नया एंटीबायोटिक भी नहीं आने वाला है जी। पेशेंट को उसी के बीच जीना है। तो अब वो फायदा नहीं कर रही और जीना भी उसी, एंटीबायोटिक भी आवश्यक है। तो इतना एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है, अगर उस टाइम पीरियड तक एंटीबायोटिक को प्रॉपर वे से लेता है जी, और कौन सा एंटीबायोटिक देना है ये चिकित्सक ज्यादा बेटर जानता है जी। बिल्कुल सही बात है। तो हर पेशेंट को चाहिए, थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाए जी।
किसी केमिस्ट से दवा मत ले कि साहब मेरा माथा दुखा है तो दवाई दे दो, गोड्डा दुखा है दवाई दे दो, जी आज तो ठीक होगी दवाई, वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे मतलब कोई इस तरह के प्रोडक्ट थमा देते हैं जी जी जिनके बैड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ साल्ट ऐसे हैं जुकाम में दिए जाते हैं, फेनाइलेफ्रिन दे दिया, उसका बहुत बैड इफेक्ट है, जी सीधे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन कर देती है। जी एंटी हिस्टामिनिक है, उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन केमिस्ट को ये मालूम नहीं कि इस पेशेंट को देना है कि नहीं देना है, वो थमा देता है। और दे आर कस्टमर फॉर अकॉर्डिंग टू देम, हाँ। उनके लिए तो कोई उन्हें तो दवाई देनी है उन्हें तो दवा देनी जी। है, वो तो बिजनेस कर रहा है। जी लेकिन चिकित्सक बिजनेस नहीं, आप एक चिकित्सक को दिखाएं, किसी भी चिकित्सक को दिखाएंगे वो आपको प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट, भले ही खराब से खराब भी होगा जी। लेकिन ट्रीटमेंट आपको ढंग से देगा। जी कोई भी चिकित्सक बीमारी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, ये श्योर है। लेकिन वो देखिए ना, आजकल शेड्यूल लोगों का इतना बिजी है कि हम हर चीज में टाइम दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना, उसकी फीस देना और प्रिस्क्रिप्शन लेना ये हमारे बस में नहीं, और इसी का भुगतान फिर लोग बीमार होके करते हैं। जाहिर सी बात है, बीमारी ऐसी बीमारी आती है, भारी से भारी बीमारी, कि उसके लिए हमें लाखों रुपए खर्च करना पड़ जाता है। जी। और पता लगा स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं हो पाता तो बड़े बड़े लेवल पकड़ने पड़ते हैं, जी। बड़े हॉस्पिटल पकड़ने पड़ते हैं, रिफर होते हैं, फिर वहां डॉक्टर कहता है यार तुमने छोटे स्तर पर तो बिगाड़ दिया, जी। अब हम बड़े स्तर पे क्या करें। जी लेकिन तब तक सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, पैसा भी एक छोटी सी तकलीफ, 1 रुपए की दवा के पीछे हम इतनी लाखों रुपए की बीमारी के लिए खर्च कर देते हैं, उसका नुकसान बहुत होता है। सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी और घर घर में जो डॉक्टर हर आदमी सलाह देता है, आपको पता चला सर डायबिटीज हो गया, आपको डॉक्टर ने बहुत अच्छी गोली लिखी, ओग्लिवोस लिख दिया उसने, साहब खाना खाने। अभी डायबिटीज में सिस्टम आ गया है, अगर किसी को डायबिटीज ऑब्जर्व होती है और 300 के अबव है, लगता है नहीं ठीक हो रहा है पेशेंट, तो उसे सबसे पहले 2 महीने इंसुलिन की डोज दीजिए प्रॉपर वे से, जी। उसके बाद ग्लिमेप्राइड या मेटफॉर्मिन जो भी डोज है उस पर ले आइए पेशेंट को। लेकिन इसको सुनते ही वो पेशेंट जैसे सुनेगा डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दिया, वो 10 लोगों से पूछेगा यार मेरे तो इंसुलिन लिख दिया डॉक्टर ने, सुई तो नहीं लगानी अपने। हाँ सही, कॉलर आगे। ओके, हेलो जी। तो सलाह है जो डॉक्टर ने कहा उस पर तो भरोसा नहीं उसको, जी जबकि दिखा के डॉक्टर को आया है। हाँ, हाँ। लेकिन किसी और ने कहा यार तू सुई मत ले, इनका करेले का रस पी ले, जी 15-20 दिन कर ले। देखिए वो चीजें ऑप्शन की हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। ट्रीटमेंट नहीं है। जी जो चीज खराब हो गई आपकी बॉडी की, जी। कोई हड्डी खराब हो गई, कोई चीज खराब हो गई, वो किसी सपोर्टिव थेरेपी से नहीं ठीक नहीं होती होगी, बिल्कुल सही। थेरेपी है, वो सपोर्ट है। आपको खाना जो है आपको दे सकता है, लेकिन वो फुल विटामिन नहीं होता जी है। बिल्कुल सही। जब आप अच्छी खुराक खाएंगे, विटामिन युक्त खुराक खाएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही। सुबह शाम रोटी दाल खा लिया, आपको विटामिन कहाँ मिले। जी सही बात है। तो इन चीजों के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे, आपका शेड्यूल कैसे, सोने का टाइम कैसा है, उठने का टाइम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप विचार नहीं करेंगे ना, तब तक आप कभी अच्छे नहीं हो सकते, अस्वस्थ ही रहेंगे और बीमारियों के समय बदलने के साथ की बीमारियों की चपेट में आते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अपना शेड्यूल सही करें, काम जिंदगी भर चलते रहेंगे। हम जिंदा हैं तो भी चल रहे हैं, नहीं जिंदा रहेंगे तो भी चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। संसार चलता रहेगा, संसार कभी बंद नहीं होना है। लेकिन अगर हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ जीवन से रहेंगे, स्वस्थ सोच रखेंगे, तो हमारा काम सारा आसान होता रहेगा। जी तो स्वस्थ रहेंगे, सबसे बेहतर तरीका अपना शेड्यूल बनाइए। सूर्योदय देखिए जरूर, पक्का है। अगर जिसने सूर्योदय नहीं देखा जीवन में, उसने कुछ नहीं देखा, जी उसकी लाइफ कभी सेटल हो ही नहीं सकती है। जी। तो उगते सूरज को देखने से आप स्वस्थ होते हैं, मन प्रसन्न अर्ली होता टू है। बेड एंड हाँ, अर्ली टू राइज। बस हाँ। तो उसको फॉलो, लिखा तो है, पढ़ते सुनाते सभी हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। अगर फॉलो करना हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, हम कहते हैं तो उतारते हैं उसको। जी बिल्कुल सही बात है। और सारा काम स्वयं करिए, जी किसी दूसरे के भरोसे। आपकी एक्सरसाइज होगी, फुल एक्सरसाइज होगी। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं तो सबसे बेटर है, क्योंकि आपको फुल ऑक्सीजन मिलता है। जी आपकी बॉडी वॉक में होती है तो सारे मसल्स वर्क कर रहे होते जी हैं, जी जी। सारे मसल्स में ताकत आती है, और अपनी बॉडी के जितने भी पेन होते हैं वो मॉर्निंग वॉक से कम होते हैं। ये श्योर है। और खाना खाने के बाद रेस्ट जरूर करें, जी वॉकिंग नहीं करें, खाने के बाद वॉकिंग मना है। जी। तो कॉलर आगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। आपका हमारे शो में स्वागत है मैम, अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो सर धोते हैं रेगुलर, सर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं तो क्लीन रहता है, अगर रेगुलर हेयर वॉश नहीं करते हैं तो उसमें खुजली होने लग जाती है, जैसे कि डॉक्टर कहता है कि डेली वॉश नहीं करना चाहिए, और इसलिए तो अब डेली वॉश करना नहीं करे तो फिर उसमें खुजली होने लग जाती है ऐसा कि, और फिर हेयर फॉल भी ज़्यादा होने लग जाता है, हेयर फॉल भी होता है। तो डेली वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस हिसाब से। जी कहाँ से बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं मैडम? सुधारपुरा से। सुधारपुरा। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शंकर चौधरी। शंकर चौधरी जी,
मैं बताना चाह रहा हूँ, बालों में सदैव बाल 3 दिन बाद ही साफ करने चाहिए। रोज अगर बाल को साफ करने की नौबत आ रही है या धोने की नौबत आ रही है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई फंगल डिजीज बालों में हो, जी। जिसके अगेंस्ट आप एंटी फंगल कोई भी शैम्पू यूज करें प्रॉपर वे से, और सफाई 3 दिन बाद ही करें। तेल का प्रयोग कोशिश करें ऐसे में कम करें बालों में, क्योंकि बालों में तेल जो है फंगस पैदा करता है। अच्छा। वो तो डेवलप, आपने तेल लगा लिया तो जितना भी गंदगी है जाके नीचे बैठती गई, तो स्कल्प एक बीच में वो क्लियर बना लेती है, तो इस तरह से बालों को खुराक नहीं मिल पाती, जी जी। तो धीरे धीरे बाल कमजोर होने लगते हैं और बाल गिरने लगते हैं। इसलिए बालों की सफाई प्रॉपर वैसे 3 दिन बाद ही करना चाहिए। शैम्पू भी आप किस्म किस्म के नहीं यूज करें। अच्छा, एक ही शैम्पू? हाँ, मेडिकेटेड शैम्पू यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। जैसे केटाकनाजोल के शैम्पू हैं, एंटी फंगल बहुत शैम्पू आते हैं जिनका यूज हफ्ते में 2 बार तो करें ही करें। नहीं हो सकता तो 1 बार करें। जितना कम शैम्पू यूज करेंगे उतना आपके बाल बेटर रहेंगे। दूसरा, कभी गीले बालों में कंघी नहीं करें। जी। होता क्या, कंघी कर देते हैं तो नीचे घाव से हो जाते हैं, क्योंकि बाल गीले होते हैं, मॉइस्चर होता है तो हाँ, नीचे नरम चमड़ी नरम है बहुत ज्यादा, इनमें घाव हो जाते हैं। तो वो घाव की जो हीलिंग होती है ऊपर एपिडर्मिस पे एक अलग तरह की लेयर बन जाती है, वो फंगस दांत बन जाते हैं। अच्छा। तो खौरा बन जाता है, जैसे कहते हैं खुजली चलने लगी साहब, सफाई नहीं, तो सफाई करना जरूरी, लेकिन हफ्ते में 2 बार ही करें। अच्छा, आपने जैसे कॉलर को ऑयलिंग के लिए कहा कि आप ऑयलिंग कम कीजिए, हाँ, या फिर जैसे कहा जाता है कि सप्ताह में 1 बार ऑयलिंग होनी चाहिए, तो ये सही है या जो डेली करते हैं? नहीं, ऑयलिंग का प्रॉपर यूज वर्क है। हाँ। आप अगर रात को सोने के पहले अच्छी तरह से बालों में अपने उंगलियों से आहिस्ता 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 जड़ों में तेल लगा रहे हैं और बालों में हल्का हाथ फेर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जी। जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें खून की कमी है, जिनके अंदर लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जी। ऐसे लोग अगर बालों में रोज रात को हल्का सा कोई भी तेल, XYZ कोई भी तेल लगा लें और सवेरे उसको शैम्पू से धो लें। जी। सफाई होनी जरूरी। अगर वो तेल बाल में रह जाएंगे तो जो दिन भर की गंदगी है वो धीरे धीरे स्कल्प बना देगा। अच्छा। तो स्कल्प बनने के बाद पता लगा आपको रूसी डंडर की शिकायत हो रही है, जी जी जी। तो उसके लिए सफाई आवश्यक है। जी। तो रोज नहीं साफ करें, 2 दिन बाद 3 दिन बाद साफ करें, लेकिन मालिश बालों में हल्की हल्की करें, क्योंकि एक उम्र के बाद बाल गिरने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो कंघी भी ज्यादा करें, लेकिन दबा के नहीं करें। कहते हैं दिन में 100 बार तो कंघी करनी ही चाहिए। इससे ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके छोटे बाल हैं। जी जी। बड़े बाल वाले अगर दिन भर 100 बार कंघी करेंगे तो सारा टाइम तो इसी में चला निकल जाएगा। जी। तो बालों को स्वस्थ रखने का तरीका है, अगर उनको केयर करते हैं, प्रॉपर वे से प्रोटीन देते हैं, प्रॉपर वे से विटामिन, एमिनो एसिड्स बहुत आवश्यक है बालों के लिए। जी जी। सही, एक और कॉलर आ गया। हेलो जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था, जैसे अभी आप शुगर डायबिटीज के बारे में बता रहे थे कि इंसुलिन लेना मस्ट है, लेकिन अच्छा लोग ये भी कहते हैं अरे हम तो मीठा खाते ही नहीं है और फिर भी हमारा शुगर कम नहीं होता, मीठा नहीं खाते फिर भी हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है। ये कंसेप्ट क्या है? शुगर का जो कारण मुख्य, आप कॉल लेना फिर बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार जी, सवाल पूछिए सर अपना। ऐसा डॉक्टर साहब आपने कहा था कि सुबह खाली पेट घूमते हम तो क्या वायरस उस पर ही लागू हो जाते हैं कि सुबह वॉकिंग करते हम ज्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये वॉकिंग करने का समय क्या है? 6 से 5 है या 7 से 6 है? तो मैं 6 से 5 के बीच में घूमता हूँ और ये खाली पेट घूमते पानी पी के निकल जाते हैं घर से फ्रेश होके। तो क्या किस हिसाब से मतलब वॉकिंग करना चाहिए? कुछ खा के निकलना चाहिए? ऐसे आपका तो इस मौसम में वायरस और जुकाम हो जाता है जी, इसके माल में गाइडलाइन दे सकते। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर चलिए, मैं पूछा कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जोधपुर से हाउसिंग बोर्ड से गणेश व्यास बोल रहा हूँ सर। गणेश व्यास जी, मैं बताना चाह रहा था, वॉकिंग करने वाले के अंदर बॉडी में सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है कि किसी भी बीमारी का असर नहीं होने पाता उसके ऊपर, क्योंकि बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, सारी नसें और जितनी भी मतलब खून की रगें हैं वो सब एक्टिव हो जाती हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर बैक्टीरिया और वायरस नहीं कवर करते हैं। दूसरा मैं कह रहा था, जो आप टाइम पूछ रहे थे, टाइम के लिए कोई बंदिश नहीं है, आप किसी जिस टाइम उठें वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सूर्योदय के समय वॉकिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। फास्ट वॉकिंग भी होनी चाहिए। फास्ट वॉकिंग थोड़ी सी, लेकिन उम्र के हिसाब से करें। जी जी। सर मैं क्या रिटायर्ड आदमी हूँ और मैं कैंसर किडनी में निकाली हुई है मेरे। जी सर, जी सर। तो सर मैं 6 बजे पहुँच जाता हूँ वॉकिंग में, धीरे धीरे घूमता हूँ। हाँ नहीं, अच्छा है आपका काम, आप घास पर घूमें थोड़ा सा। और तो नहीं सर, मेरे पास वो जी बनी हुई है, उस पर चलता हूँ। बाहर वैसे पार्क है। हाँ हाँ, तो सर आप घूमें, आराम से घूमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 6 बजे घूमने चला जाता हूँ सर मैं। हाँ, एक मुंह पे मास्क जरूर लगा लिया करें, ठीक है, उससे क्या आपको प्रॉब्लम्स, बदलते मौसम में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने पाए, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिजीज आदमी घूम रहा हो, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पावर आपका कम है, तो आप किसी भी डिजीज के प्रति सेंसिटिव हैं, तो आप एक थोड़ा सा मुंह पे मास्क लगा लेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएंगे। और Precaution is better than cure। हाँ, बस बस नहीं बस। सर मैं 6 से 5 के बीच में घूम सकता हूँ सर। हाँ हाँ, आराम से घूम सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सूर्योदय आप कह रहे हैं सर, सूर्योदय के
नहीं, आप पानी पी लेते हैं तो सबसे बेटर है कि आपके अंदर पावर आ गई है पानी पीने के बाद। एक आधा केजी पानी पी बहुत बहुत सफिशिएंट है आपके लिए पानी। पानी से कई चीजें सॉल्व होती हैं, पेट में कई बैक्टीरिया अपने सही हो सूर्योदय जाते हैं। को जो सर बढ़ावा दे रहे हैं वो इसलिए कि टाइम जो उठने का स्टैंडर्ड होता है वो 4 या 5 बजे जो अच्छा टाइम होता है, इस वजह से वो आपको सूर्योदय के लिए फोर्स करें। इट डिपेंड ऑन कि आप 4 बजे जाएं, 5 बजे या 6, मतलब अर्ली टू बेड होना चाहिए, ये कहने का मतलब है बस, डॉक्टर बस, साहब का। थैंक यू सर। Okay, ओके, welcome. थैंक यू। जी सर, हम शुगर और डायबिटीज की बात कर रहे थे। शुगर की बात हमें कहा, शुगर के बारे में सबसे बड़ी बात शुगर क्यों हो रहा है। हम मिठाई नहीं खाते शुगर हो रहा है, हाँ, हम जी। नमकीन खाते शुगर। शुगर मेरा कहना है ये अंतर्मन की बीमारी है। अच्छा एक होता है मन, एक होता है अंतर्मन, जी। और एक होता है आत्मा परमात्मा की जो बातें करते जी हैं। जी जी सभी लोग आजकल मानने लगे हैं इसको कि अंतर्मन की प्रॉब्लम से सर, एक और प्रॉब्लम आती कॉलर आ है। गया। हेलो हाँ जी नमस्ते जी। जी, अपना सवाल कीजिए सर। मेरे अभी क्या है, मेरे घुटने के नीचे पैरों में दर्द होता है, जी जैसे चींटे रंग गई हो या मैंने बर्फ में पाँव जमा दी हो, इस टाइप से दर्द होता है। कभी अपने आप ठीक से चलता है तो कभी अपने आप शुरू हो जाता है दर्द। जी। किस वजह से हो सकता है? सर जलन भी होती है क्या आपके पैरों में, घुटने में जलन होती है क्या? नहीं जलन नहीं। जलन नहीं, बस ऐसा लगता है किसी ने बर्फ जमा दिया हो। हाँ बर्फ जमा दिया है, और लेफ्ट की पगतली है ना पाँव के नीचे, उसमें भी थोड़ा होता है लेफ्ट साइड में। आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब। कितनी उम्र हो गई आपकी सर? 59 सर। 59 हो गई। क्या काम करते हैं सर वैसे पर्टिकुलर? मैं सर्विस करता था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका हूँ बैंक से। अच्छा, बैंक में सर्विस करते थे। तो आप सर ऐसा इन चीज़ों को थोड़ा सा आप किसी आर्थोपेडिशियन को दिखा लें, ठीक है, और इसमें प्रॉपर वैसे यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें चेक करवा के फिर ट्रीटमेंट कराएं। ऑर्थोपेडिक संबंधित है या मस्कुलर पेन भी तो हो सकता है सर जैसे आर्थोपेडिक सॉल्व कर देगा, अगर मस्कुलर भी होगा ना तो आर्थोपेडिक सॉल्व कर देगा, ये पक्का है। ठीक है, थैंक यू। जी तो मैं शुगर के बारे में कह रहा था, अंतर्मन की चीज़ें हैं। स्ट्रेस आपके अंदर जितना है, आप देर रात तक जाग रहे हैं, आपके दिमाग में काम कर रही कोई चीज़ें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और है। जी सही, एक और कॉलर आ गया। हेलो हाँ जी, अपना सवाल कीजिए मैम। हाँ सर, मेरे भाई की ना जैसे फीवर है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है, नाइट में उसको ना बुखार आ जाता है वापस, और दिन में टेबलेट छोड़ देते हैं तो थोड़ा रेस्ट मिलता है, बट नाइट में बहुत प्रॉब्लम होती है बुखार और से। जी, क्या ट्रीटमेंट लेना, जुकाम वगैरह तो नहीं है उनको? जुकाम है सर। जुकाम है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? जी बिल्कुल, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो आराम नहीं मिल रहा है? थोड़ा आराम मिल रहा है, नाइट में उसको वापस बुखार हो जाता है। आप एक बार प्रॉपर वैसे पेशेंट की चेकअप करवाएं, ठीक है, और अपने जो जिस चिकित्सक से इलाज चल रहा है उनसे प्रॉपर वैसे सलाह लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीबीसी करवा के एक मलेरियल टेस्ट करवा के देख लें कि ऐसा तो सीजनल किसी प्रॉब्लम में है। ठीक है, नहीं हल्का सा उसमें टाइफाइड बताया था। और टाइफाइड, देखिए टाइफाइड भी इतनी आसानी से ठीक होने वाली चीज़ नहीं होती, उसका टाइम पीरियड होता है, उसका कोर्स होता है, उसके प्रिकॉशन और परहेज होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चिकित्सक को दिखाया तो आपको प्रॉपर वैसे गाइड कर देगा कि टाइफाइड में आप क्या परहेज करें, रेस्ट करें, स्नान वगैरह नहीं करें, थोड़ा सा आराम करें, तो जाहिर सी बात है आपकी बीमारी कटने लगेगी। अगर आप टाइफाइड में काम करते रहेंगे, खाना पीना बिगाड़े रखेंगे, तो टाइफाइड जल्दी ठीक नहीं हो सकेगी। ये आंतों की बीमारी होती है, आंतों का बुखार होता है ये। ठीक है, तो इसलिए आंतों को रेस्ट ज़्यादा दें और दलिया वगैरह पिलाएं, और चिकित्सक जो कह रहा है उससे आप सलाह करें, आपका चिकित्सक सही सलाह दे देगा इस विषय में। जी सर। तो मैं कह रहा था ये अंतर्मन की बीमारी, अंतर्मन जितना खराब, हम बैठे बैठे अपने अच्छे दिनों को याद करते रहते हैं कि मेरा वो अच्छा दिन था, ये दिन मेरा खराब है, मुझे बहुत काम करना है जीवन में, वो धीरे धीरे आपकी अंदर की अग्नि को खत्म करता है। अच्छा, पैंक्रियाज के अंदर जो आइसलेस ऑफ लेंगर हैंस होते हैं, सेल्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन डाइजेस्ट कराती है शुगर को, बॉडी में बन रही शुगर को इंसुलिन डाइजेस्ट कराती है। अब वो सिस्टम है कि आपने अग्नि को मारा, मजबूरी आपकी मारी जा रही है। जी, ये कंसेप्ट तो आज ही सुनने को मिल रहा है। जीवन में इतने सपने हमने देख रखे हैं, सब सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 40 ईयर और 50 ईयर हमें लगता है हमने जीवन में कुछ नहीं किया, धीरे धीरे वो स्ट्रेस में जीवने लगते हैं और अंदर की अग्नि, अग्नाशय काम करना बंद कर देती है। काम करते शुगर डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। हाँ, बॉडी में एक लिमिटेशन है शुगर की। शुगर आपकी बॉडी को एनर्जी देती है जी, फैट आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, लेकिन उनका एक लिमिटेशन है जी। उन लिमिटेशन के अंदर अगर शिफ्ट रखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बढ़ने लग रही है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपके सपने जितने बढ़ रहे हैं, आपकी दौड़ जितनी बढ़ रही है, उस स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, और फिर आपका खाना बिगड़ा हुआ है। जी,
कोई रूटीन शेड्यूल फिक्स नहीं है, जी। परहेज होना चाहिए इसमें। आप कितने बजे खाएंगे, कितने बजे पिएंगे, कितने बजे सोएंगे, सोने का सिस्टम आप टाइम पे करना। और नींद ऐसी अच्छी आनी चाहिए आपको कि सपने नहीं देखें। जी। अगर रात में आप सपने देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है नींद नहीं आई। अच्छा। तो नींद को आप तो सपने में जागते रहे, दिमाग आपका जागता रहा, तो वो आपके शुगर लेवल को हाई कर रहा है, अच्छा। शूट कर रहा है। तो इन चीज़ों से डॉक्टर क्या करता है, जब देखता है शुगर के पेशेंट को, स्ट्रेस की गोली देता है, नींद की गोली देता है, शुगर की गोली देता है, हाँ। पेशेंट ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। जी जी जी। क्योंकि उसे मालूम है स्ट्रेस में जी रहा है। और जितना स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, उतना शुगर लेवल बढ़ेगा। जितना स्ट्रेस कम करेंगे, आप प्रसन्न रहना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा। इसीलिए जो पब्लिक भाग रही है, ज़्यादा योगा पे भाग रही है, दूसरी चीज़, वहाँ क्या मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। जी अंतर मन आपका सुखी हो रहा है। जी। जो अंतर मन दुखी है, मैं पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से मन से कह रहा है, मन को मना लेता हो, हाँ। यार चल कोई बात नहीं, कर काम चल जाएगा। लेकिन अंतर मन आपका अंदर से दुखी है, जी जी जी। तो उस अंतर मन को प्रसन्न करना जरूरी है। आप भले, अगर शुगर के पेशेंट अगर अंतर मन प्रसन्न है तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, तो फिर शुगर से दूर लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, लोगों स्ट्रेस बढ़ रहा है। रहेंगे। जी। हाँ, मकान बनाना, ये करना, वो डिमांड करना, जो लाइफ है में, ना, डिमांड्स, वो नहीं, खाली भी नहीं रहना चाहता। स्ट्रेस जी। बढ़ा के खाली सोचता, खाली बैठ गया तो यार लोग समझे कि ठल्ला बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो उसके लिए मैंने कहा ना, अगर सुखी रहना, आपको स्वस्थ रहना है, रामबाण है वैसे ये बात हाँ। कि आप स्ट्रेस फ्री ये तो फिर आप Stress free। डायबिटीज को फेस नहीं करेंगे। लाइफ में अगर स्ट्रेस सबके पास है, हर घर में, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, हर आदमी कोई ना कोई कहानी लेके आता है घर की। जी। हर आदमी घर में कहानी, जिसकी घर है कहानी होनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीवन है तो स्ट्रेस है, हाँ संघर्ष स्ट्रगल है। है, हाँ ठीक बिल्कुल है। सही। और जी। शांति है तो फोटो दिखता है, फिर माला है। जी बिल्कुल सही बात। मेरा ये कहना है, इस स्ट्रेस में कैसे जीना है ये सीखना है। जी। इस संघर्ष के साथ जीने के सीखने कला आ गई तो आप लाइफ में स्वस्थ हो जाएंगे। सही। कॉलर आ गए। हेलो। हाँ जी नमस्ते। जी, नमस्ते। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई उपाय है? कॉन्स्टिपेशन है तो कैसे होगा? जी। देखिए, कॉन्स्टिपेशन ये भी एक मन की बीमारी होती है। उम्र क्या है सर आपकी? उम्र 27। 27 साल की उम्र में कॉन्स्टिपेशन हो, जाहिर सी बात, आपका खाना बिगड़ा हुआ है, खाने का सही समय शेड्यूल नहीं है। आप फाइबरस फ्रूट चीज़ें खाना ज़्यादा शुरू करें। एक नॉर्मल पेशेंट में 35 mg फाइबर चले जाना चाहिए डेली। फाइबर कहाँ होता है? जैसे छिलके वाली चीज़ खाते हैं, आजकल हम अवॉइड करते हैं। आटा भी खाएंगे तो मैदे जैसा, बिल्कुल होटल की लाइफ का खाना खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम लोअर इंटेस्टाइन जो नीचे की इंटेस्टाइन है, उसको चाहिए क्या हमें? फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ मिलेंगे? हम दलिया खाएंगे, मोटा धान, छिलके वाली, समेत जो खा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। छिलके वाली दाल खाएं, छिलके वाला दलिया खाएं, अनार खाएं, बिना मतलब जूस वाली चीजें नहीं पिए, सॉलिड फाइबरस चीजें खाएंगे, जैसे अनानास है, जी संतरा है, जी। ये चीजें खाएं तो कॉन्स्टिपेशन सॉल्व होने लगेगा। जाहिर सी बात है, पेट साफ होने लगेगा, फाइबर मिलेगा तो नीचे की आंतें वर्क करेंगी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन से याद आया कि लोगों में एक फितूर बहुत है कि हम तंबाकू खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिसे देखिए सुबह लू के वक्त यही होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए तंबाकू का सेवन जरूर करता है। तंबाकू क्या है शिल्पा जी? एक तो सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर स्टिमुलेंट है, जी निकोटिन है। जी। निकोटिन एक स्टिमुलेंट है जो बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अच्छा। लेकिन वो जब ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तो उसी सर्कुलेशन को खत्म कर देता है, सारी बॉडी की नसों को खत्म कर देता है, शून्य कर देता है। जी। तो पेशेंट जैसे ही तंबाकू लेता है, स्टिमुलेशन होता है, उसके नर्वाइन सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं अच्छा। निकोटिन के नाते। अच्छा। तो इसका कॉन्स्टिपेशन का ब्रेन से बड़ा संबंध है। ब्रेन जो सेंस देता है नीचे के रेक्टम को कि भाई अब फिकल मैटर निकाला जाएगा। हाँ हाँ। तो कई बार फॉरेन में देखिए सिस्टम है, 7 डेज लोग नहीं जाते हैं लेटरिन बाथरूम। जी। उसका कारण यही है कि लेटरिन रोज जाना कोई जरूरी नहीं है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाता है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर आपको मोटी गांठ की लेटरिन लग रही है, रुकावट पैदा हो रही नहीं आ रही है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। लेकिन अगर एक दिन लेटरिन नहीं आई, दूसरे दिन आप फ्रेश हो रहे हैं, दैट इज नॉट कॉन्स्टिपेशन। उससे कब्जी के श्रेणी में नहीं रखते। तो उसके लिए बेटर है कि अगर आप फाइबरस चीजें ज्यादा खा रहे हैं, वही लॉजिक आता है। लॉजिक है। और अपने आप इस कोशिश करें, अपने आप जाके बैठें थोड़ी देर, मूड को फ्रेश रखें और ध्यान लगाएं कि हम फ्रेश हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रेशनेस आएगी। इस उम्र में 27 साल की उम्र में कॉन्स्टिपेशन होना, यानी जाहिर सी बात है ऐसा पेशेंट होटल का खाना जरूर खा रहा होगा। नहीं खा रहा होगा तो रोटी मैदा वाली खा रहा होगा, पतली चीज। खाने में कुछ ना कुछ लौकी डिसबैलेंस है। खाएं, तोरई खाएं, बथुआ खाएं, बहुत आ रहा है बथुआ। अल्फा नाम से दवा पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में मिलती है। होम्योपैथी वाले अल्फा नाम की दवा तो बेच के कमा खाए, और हमारे भारत में नेचुरल अवेलेबल है, बथुआ कोई नहीं खाना चाहता। अच्छा, अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। फिलहाल शो में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
कहीं भी कभी भी रमता जोगी। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। हर सोमवार रात 8:30 बजे बॉलीवुड का ताजा तरीन हाल, सितारों की दुनिया। शुक्रवार रात 9 बजे। तो मेरे बंधुओं, धर्म परमानंद देता है, हमें परम आनंद देता है। धर्म हमें उत्सव देता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही, इस विवेक रूपी बुद्धि रूपी ब्रह्मा से जरा पूछें, है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट रोदो शिल्पा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। आप फिजिशियन हैं। अगर आप इनसे कोई समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 25525000 पर। सर, आपका एक बार फिर से शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिल्पा जी। अच्छा, हम आज मन, अंतर्द्वंद, इन सब के बारे में बात करें। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। शुगर के बारे में भी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सोच का बहुत फर्क पड़ता है। फर्क आता है। कॉन्स्टिपेशन का भी आपने बताया। ये भी सोच का खेल है। जी हाँ। अच्छा, वायरल को लेकर अगर हम बात करें कि अभी सबसे ज्यादा केसेस वायरल से रिलेट करते हैं और बच्चों में तो वायरल इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चों का कारण ये, बच्चे एक तो सवेरे हाइजीनिक नहीं रहते, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते। होता क्या है, कई पेरेंट्स ऐसे जहाँ सही कॉलर कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी अपना सवाल कीजिए सर। मैम, मुझे ना सर्दी आती है, मतलब सर्दी में तो है ना भूख कम लगती है, पर गर्मी आती है भूख ज्यादा लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या नाम आपका? मेरा नाम चिराग सांखला। सांखला जी, मैं इसका कारण बताऊं। सर्दियों में आदमी फिजिकल वर्क कम करता है और गर्मी में क्या पसीना भी होने लगता है। ठीक है, तो कई ऐसे जो जहरीले साल्ट हैं वो पसीने के नाते कारण से निकल जाते हैं, तो भूख लगने लगती है। और सर्दी में हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो पहले का ही खाना नहीं पचने पाता है, तो भूख कम हो जाती है। इसलिए आप इसके लिए चिंता मत करें कि बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। आप तो जब भूख लगे तब खाना खाएं, जब भूख नहीं लगे तो शांति से हल्का फुल्का कुछ ले लें। ठीक है? यस डॉक्टर, थैंक यू। अरे सर, हाँ बात तो सही है। हाँ, ऐसा होता है। सर्दियों में उल्टा लोगों को ज्यादा भूख लगती है और गर्मियों में क्यों कम? क्योंकि हम पानी ज्यादा पीते हैं। पर इनके साथ अलग प्रॉब्लम थी। नहीं, इसका कारण यही, पसीना हो जाता है तो जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं। स्वेटिंग से सारे जितने सिस्टम बॉडी कैलोरी बर्न्स होती है। दूसरा, ऑटोमेटिक भूख लगती है। और सर्दी में फिजिकल वर्क नहीं होता, खाए पिए और फिर सीधा रजाई में, तो बॉडी भी नहीं हिलती है। जी जी जी। गर्मी में तो आप कम से कम इधर उधर थोड़ा हिला के पसीना से निकाल लेते हैं, और नहीं तो गर्मी लगी तो इधर उधर करवट ले लिए 10 बार। सर्दी में तो एक जैसा सिकुड़े तो अंदर पड़े रहेंगे सवेरे। तो फिजिकल वर्क नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या भूख लगना बंद हो जाती है। भूख लगने के लिए बॉडी का एक्टिव होना जरूरी है। दूसरा ये है कि जब अच्छा खाना खाएंगे तो भूख ऑटोमेटिक लगेगी। और खाना अपने टाइम पे खाएं, खाने का टाइम नहीं बदलें, क्योंकि हम खाने के जीवन जो चल रहा है ना, सिस्टम से चलता है और हम उसी के लिए तो कमा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज तक ना सूर्य बदला, ना चांद बदला, ना पृथ्वी बदली, कुछ नहीं, हमने सारे बदल दिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन लॉजिक्स को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो आपकी सारी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसी खत्म हो जीवन जाए। जीने का तरीका यही है कि अगर आपको जीना है और स्वस्थ होकर जीना है तो जाहिर सी बात है आप अपना शेड्यूल सही करें। बिल्कुल सही बात है। सवेरे उठना, फिर नाश्ता करना टाइम पर, दोपहर में खाना खा लेना, शाम को 4 बजे फिर कुछ छोटा मोटा ले लेना। बॉडी इसी से चलनी है। हम सिर्फ रोटी खा लिए, दाल खा लिए और या कोई सब्जी घर में बन गई, खासकर स्वाद देख लेते हैं, मसाला चटकदार होना चाहिए। तो चटकदार मसाले बॉडी में आज से 50-60 साल पहले रिसर्च आ चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो लोग नाइट में मसाला खाते हैं उनको अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो मसाले बहुत नुकसानदेह होते हैं, पचते बड़े मुश्किल से हैं, उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। कुछ चीजें भारी होती हैं, दाल बहुत भारी होता है, बड़ी मुश्किल, दाल भी पानी बहुत मांगता है। और रात को हम रोटी दाल खा रहे होते हैं। कोशिश करें रात को लौकी की सब्जी हो, तोरई की, ऐसी हल्की सब्जी हो जिसमें मसाले और तेल कम लगते हैं। सबसे खराब कारण तो तेल है जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है। अगर हम अच्छी तरह का जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो हमारी लाइफ बढ़ती है,
कुछ गुण उसके अंदर ऐसे हैं जो हमारी बॉडी एक पेन वगैरह हड्डियों में होते हैं, उसको कम करती हैं ये चीजें। उस तेल को तो आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं, जैसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल फ्री है वो। बस जाहिर सी बात है, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल है लेकिन अच्छे तरह का कोलेस्ट्रॉल है, जिसे बिल्कुल। एचडीएल कहते हैं जी। तो अच्छे तरह के कोलेस्ट्रॉल मिलते ही बॉडी के तमाम अंग को ऊर्जा मिलने लगती है। जी सर, कॉल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, अपना सवाल कीजिए। हाँ मेरा नाम मधु है। जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और बाल बहुत झड़ते हैं जी और बहुत ज्यादा ड्राई है। जी। मेरी 15 साल की बेटी है, उसके भी यही प्रॉब्लम है। जी। मधु जी, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है कि ये डैंड्रफ हैं जो फंगस होते हैं, ठीक है, तो इनकी सफाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें और एंटी फंगल कोई भी ट्रीटमेंट करा लें। आप किसी भी स्किन डिजीज के डॉक्टर को दिखा लें, वो आपको प्रॉपर वे से सलाह दे देंगे। और खाने में गाजर, चुकंदर, विटामिन ए जिसमें हो, जिनमें एमिनो एसिड्स हों या बीटा कैरोटीन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। पाइनएप्पल ज़्यादा यूज़ करें, अनार ज़्यादा यूज़ करें। इनसे आपके बालों को तरी मिलेगी, थोड़ा ताकत, प्रोटीन मिलेगा, तो बाल मजबूत होंगे। और डैंड्रफ के लिए आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लें, बेटर रहेगा। जी। अच्छा सर, हम वायरल की बात कर रहे थे कि वायरल के केसेस अभी इस सीजन में बहुत ज्यादा आते हैं, तो वायरल कैसे, मौसम बदल रहा है, कुछ तो फसल जब कटती है तो छोटे छोटे ये जो मच्छर उड़ रहे होते हैं, ये भी कारक होते हैं कुछ बीमारियों को, एलर्जेंस फैलाने के। तो जब उनकी चपेट में आ जाते हैं या ये वातावरण में इस तरह से फैल जाते हैं, तो कुछ जुकामी बीमारियां या एलर्जिक बीमारियां फैल जाती हैं। कुछ तरह के फंगस, एस्परजिलस नाम का एक फंगस होता है, वो भी कई बार सीलन में डेवलप होता है, लेकिन वो इन लोगों के साथ, इन कीटाणुओं के साथ कई बार होता है, तो हमारी नाक के बाल से या कहीं से लग जाता है, तो बहुत देर तक जुकाम या उसका कारण बन जाता है, छींक का, जो धीरे धीरे जुकाम में बदल जाता है। तो उसके लिए यही है कि सुरक्षा बरतें, थोड़ी सी सावधान रहें। और कुछ डिजीज मालूम है कि मौसम बदलेगा तो हमें बीमारियां आएंगी, तो उसके पहले से सावधान हो जाएं। या आपके जो कि चिकित्सक हैं उनसे सलाह कर लें, सर हम क्या करना है, सर हम कैसे चलें। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलते मौसम के साथ चपेट में आ जाते हैं, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी के पेशेंट हैं या एलर्जी के मरीज हैं। तो ऐसे पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर बदलते मौसम में उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अपने चिकित्सक से सलाह कर लें, वो उनको प्रॉपर वे से गाइड कर देंगे। और आजकल तो कॉल ले लीजिए। हेलो। हेलो, ये अर्ली एज में वाइट बाल आ जाते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, इनका क्या उपाय है कि ये नहीं आया? क्योंकि अर्ली एज में ये एज के अकॉर्डिंग तो होता ही है, लेकिन आजकल जल्दी हो जाता है। मैडम, ये कमी है, एक्चुअली मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी कमी से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अर्ली एज में बाल कमजोर होने का कारण होता है खुराक ढंग से नहीं लेना, जिस बच्चे का है वो दूध नहीं पी रहा है या प्रॉपर वैसे गाइडेंस नहीं है उसको, और हार्मोन्स में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो अर्ली एज में आ जाती है प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में किसी अच्छे चिकित्सक से या स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले लें, वो गाइड कर देंगे उनको प्रॉपर वे से, और ठीक हो जाएगा। अच्छा, मच्छरों की बात कर रहे थे, मच्छरों से बचने के लिए जैसे हम घर में लिक्विड यूज करते हैं या फिर मॉस्किटो कॉइल्स यूज करते हैं, वो कितना हार्मफुल करती है? क्योंकि उसके अलावा तो फिर हमारे पास कोई तरीका है नहीं। तरीका तो नहीं, लेकिन वो भी छोटा सा जहर है, हाँ, जो कहीं ना कहीं से हम इनहेल कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके कारण से हमारा रेजिस्टेंस पावर कम होता है। लेकिन कीटाणुओं को मारने के लिए हमारे पास रास्ते भी नहीं। बड़ी बीमारी है, उनसे थोड़ा सा नुकसान सह के और सही किया जा सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा घातक नहीं है वो, जितना मतलब अपनी लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स नहीं करती हैं। और तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। आजकल देसी चीज़ें आ गई हैं, कई बार नीम का तेल भी लोग आजकल उसमें बत्ती बना के और लगा के जलाते हैं नीम का तेल, तो उससे भी मच्छर भागते हैं। तो उसको नहीं यूज कर आप रिफिल वाले ऑयल या जो बाजार में घरेलू उपचार हैं, घरेलू उपचार बहुत हैं, इस तरह के नीम के तेल में बना लें, बत्ती बना लें, जला दें थोड़ा सा, तो मच्छर नहीं आते हैं उनसे। तो मच्छर नहीं आने के कई और कारण, साफ सुथरा सफाई रखें जी। आज इतना बड़ा अभियान स्वच्छता अभियान का चल रहा है, बहुत बड़ा अभियान है, बहुत ही अच्छा अभियान है जी। और इसमें तो हर आदमी को जागरूक होना चाहिए कि अपने आसपास गंदगी नहीं करे, वरना फ्रेश वाटर में डेंगू के मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ सर, अपना सवाल कीजिए। ठीक है, रात को एक तो जुकाम हो जाता है और पंखे चलाते नहीं सब, जब नाक बंद हो जाता है, अच्छा, आंखें लाल हो जाती है, सिर दर्द करने लग जाता है, रात भर नींद नहीं आती है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 69। आपको कोई अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अस्थमा की है। अस्थमा की है ना आपको? कल भी दिखाया था डॉक्टर साहब को रोटरी क्लब में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा वॉकिंग ज्यादा करो आप। हाँ, सांस वो बढ़ी जाता है, फूली जाता है, रात को नींद नहीं आती, सपने ही आते हैं। सपने आना तो कोई बात नहीं सर, कभी कभी तो सपने आने चाहिए, लेकिन अगर अच्छी नींद आ जाती है तो आप अच्छे मन से भगवान का भजन करके सोए तो जाहिर सी बात है कि नींद अच्छी है। तो माला फेरते ही रहते
लेता हूँ। बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आप थोड़ा अंतर्मन वाली माला फेर दें तो जाहिर सी बात नींद अच्छी आएगी। और रही बात आपकी सांस वाली प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर वे से डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। किसी भी चेस्ट फिजिशियन को दिखा लीजिए, तो आपको प्रॉपर वे से एक नेजल स्प्रे लिख देंगे वो, जिससे आपकी नाक बंद होना बंद हो जाएगी और आप प्रॉपर वे से गाइड हो जाएंगे, आराम मिल जाएगा आपको। कमर मोड़ता हूँ, इधर मोड़ता हूँ और रात भर मतलब परेशानी हो जाती है। सर आप एक तो रोएदार चीजें नहीं यूज करें। अगर आपके आसपास कोई रोएदार चीज है या कोई आसपास सीलन भरी चीज है तो आप इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। या कुत्ता है या बिल्ली है, कोई रोएदार चीज, अगर भैंस भी है, बकरी भी है, तो ये सब एलर्जेंस होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं एलर्जेंस के, और ये नाक बंद कर देते हैं या जुकाम या अस्थमा वालों के लिए प्रॉब्लम्स करते हैं। आंखें भी लाल हो जाती है और हाँ दर्द करने लगती सर, आपको एलर्जी ही हो रही है तो आप प्रॉपर वैसे अपने डॉक्टर को है। खाना खाने के बाद में सिर के ऊपर पानी पानी हो जाता है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, किसी किसी को हो जाता है खाना खाने से गर्मी। चिंता की बात नहीं है। जी नहीं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने चिकित्सक से सलाह कर लें, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे सर। ठीक सर, धन्यवाद। ओके, वेलकम। अच्छा सर, हाइजीनिक कॉन्शियस होने की बात कर रहे थे। बच्चे तो आजकल अमूमन हर जगह सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, पर लेकिन कुछ चीज़ें जैसे नेल काटना या फिर ढंग से हाथ नहीं धोना, या फिर हाथ धोते वक्त हम लिक्विड ज़्यादा यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, तो कैसे जज करें कि भाई अब इससे हम सेफ रहेंगे? सबसे बड़ी बात है, बच्चा अगर घर से स्कूल तक जा रहा है, स्कूल में स्कूल भी कितना हाइजीनिक भी देखना जरूरी है। यस यस यस। वहाँ जाते हैं, वहाँ पता लगा आरओ सिस्टम लगा हुआ है। आरओ सिस्टम का पानी सबको नहीं पिलाया जा सकता है, लेकिन जिस टंकी से वो पानी आ रहा है, टंकी कितनी साफ है, या जो वाटर अभी जब मौसम चेंज हुआ, मौसम चेंज होने के पानी का सिस्टम पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है जी। तो इस नली में तो सारी नली की सफाई नहीं हो सकती है टूटियों की, तो वो पानी तो रेगुलर आ रहा है। अब वो पानी कई बार गंदा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे नीचे के अंदर जो काई जमी होती है वो गलती है। वो काई पानी के साथ आपके टंकी में आ रही है, लेकिन आपके वहाँ कितनी सफाई हो रही है, या स्कूल वाले कितना उसको साफ कर रहे हैं, उस पर अभी कई स्कूलों में शिकायत आ रही है सब गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो स्कूल की टीम जो है उसने कितना वर्क किया अपने बच्चों पे, वो नहीं हो पाता कहीं ना। तो बच्चा कई बार पीलिया या कोई इस तरह की बीमारियां लेकर के स्कूल से भी आ जाता है। हम घर में बहुत कहते थे, हमने घर में बहुत अच्छा खिलाया बच्चे को और बहुत अच्छा वो दिया है, लेकिन बच्चा हमारा स्वस्थ नहीं हो रहा है। तो देखे अनदेखे में कहीं ना कहीं बीमार, कई स्कूल बड़े अच्छे स्कूल हैं, लेकिन आप टॉयलेट में जाइए देखे बहुत गंदगी भरी पड़ी है। जी बिल्कुल जी। सफाई नहीं, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, इतने बड़े बड़े टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन आप टॉयलेट में घुसेंगे तो लगा साहब एक टॉयलेट ढंग से नहीं है इनके पास। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं आपकी गलती निकाल देंगे साहब। अरे आप बच्चा सीखने आ रहा है स्कूल में, आप सिखाइए ना उसे हाइजीनिक कैसे होता है। जी बिल्कुल। घर में तो सीख रहा हो, घर का हाइजीन तो सही कर रहा है, लेकिन बाहर जाके भी हाइजीन दूसरे बच्चों को सिखाइए। अगर एक बच्चा सीखे दूसरे भी सीखेंगे तो सफाई होगी। और मैंने कहा ना, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा चलाया, बहुत अवेयरनेस की चीज़ है ये। इसमें हर आदमी को जागरूक होकर सहयोग करना चाहिए। ऐसा हम सफाई करेंगे, चाहे घर की चाहे बाहर की, बहुत अच्छा है। अपने अपने घर की कर ले तो बहुत, तो पूरा समाज साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। हम शर्म लगती है हमें, मैं डॉक्टर हूँ तो लोग कहेंगे साहब, अरे डॉक्टर साहब आप झाड़ू क्यों निकालो, घर में घर वाली झाड़ू है। अरे घर वाली निकाले हमने निकाल दिया, क्या बुरा किया भाई। जी, हुआ तो हमारा ही घर साफ है, घर तो हमारा साफ होना है, दरवाजा साफ किया है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बेटा आप अपने जिस स्थान पे बैठे हो उस स्थान को ही साफ करिए। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, खुद से करिए। अगर खुद से नहीं, मैं इसीलिए महात्मा गांधी जी की बातें बहुत अच्छी मानता था कि वो पहले स्वयं पे आजमाते थे फिर दूसरों को बताते थे जी। तो वो कोशिश अगर करते हैं तो बेटर है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि बच्चे हैंड वॉश करने की आदत बच्चों में होती भी और नहीं भी होती है, तो हम वो भी जज नहीं कर पाते। जैसे कहा जाता है कि साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए, उसी साबुन से दूसरे बैक्टीरिया दूसरों को लग जाते हैं, या लिक्विड हैंड वॉश करना चाहिए। जो प्रेफर नहीं करते लिक्विड हैंड वॉश या अफोर्ड नहीं करते हैं क्योंकि खर्चीले भी बहुत होते हैं और ज़्यादा यूज़ करने से हार्म भी करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है कि बच्चे घर में लिक्विड हैंड वॉश बहुत ज़्यादा 10-11 बार यूज़ करते हैं और स्किन फट जाती है और ब्लड शुरू हो जाता है। तो क्या किया जो इसका मॉइस्चर है कई बार खत्म हो जाता है। कई बार खराब तरह के साबुन आते हैं जो मॉइस्चर को पी लेते हैं, बिल्कुल, और वो खत्म कर देते हैं मॉइस्चर का। जी। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि बार बार हाथ, इतना बार हाथ भी नहीं साफ करना कि बहुत ज्यादा बार कोई हाथ साफ करता है ना तो भी एक दिमागी खलल है वो। कई लोग ऐसे होते हैं जरा सा में नहाना चालू कर देते हैं। घर में जितनी बार घुसेंगे बाथरूम से निकलेंगे तो भी नहाना चालू कर देंगे सब बाथरूम से। तो इतने भी ज्यादा बैक्टीरिया नहीं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्लेस से आए हैं। जी। आप किसी हॉस्पिटल से आए हैं तो जरूर आप स्नान करें, हाथ धोएं। जहाँ एक्सपोजर, जहाँ बैक्टीरिया वायरस सारे भरे पड़े हैं, ऐसी जगह से अगर आप आ रहे हैं तो जाहिर सी बात थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें। हेलो नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, अपना सवाल कीजिए। मैं कह रही थी मैं डॉक्टर को है ना बताती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। जी। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए? देखिए, कैल्शियम की कमी पूरी करने सबसे पहले आपको लेडीज में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है।
हर पीरियड बाद उनके लिए कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। खासकर ऐसे पेशेंट जो मेनोपॉज में जा रहे होते हैं उनके लिए कैल्शियम और कई तरह के विटामिन डी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आपकी बॉडी कैल्शियम कितना डाइजेस्ट करा पा रही है उस पर डिपेंड करता है। और कैल्शियम के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। बॉडी में अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो बॉडी का कैल्शियम, नेचुरल जो कैल्शियम है वो भी डाइजेस्ट होने लगता है, आपकी बॉडी को फ़ायदा होने लगता है। अच्छी तरह का आप कैल्शियम लें और खाने में आप कोशिश करें। पाइनएप्पल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, मेथी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। 1500 mg डेली कैल्शियम मुझे चाहिए, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें 10 mg से ज़्यादा नहीं हो। अगर हम 100 ग्राम मेथी यूज़ करते हैं तो 1500 mg मिल जाता है। स्किम्ड मिल्क आते हैं जिनमें 1500 mg पूरा कैल्शियम, 100 ग्राम अगर हम स्किम्ड मिल्क यूज़ करते हैं तो 1500 mg मुझे कैल्शियम मिल जाता है। मतलब फुलफिल डोज हमें मिल जाती है, जिसके लिए गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और खासकर पाइनएप्पल शेक अगर पिए पूरे गर्मी भर, आप सवेरे और शाम दोनों टाइम पिए तो कैल्शियम का फुल सोर्स है। तो सर पाइनएप्पल्स को आप देखेंगे तो वो पूरा हड्डी जैसा दिखता है जी। तो पाइनएप्पल तो फुल डाइट है और फुल अपने आप में बहुत भरपूर है हर चीज़ से। सर दूध का एडवाइस दे सकते हैं इनको? दूध स्किम्ड मिल्क में जो इस मिल्क को स्किम्ड किया होता है और कैल्शियम उसमें बहुत रिच होता है। पूरे दूध में विटामिन तो हैं लेकिन कैल्शियम इतना ज़्यादा नहीं कि सिर्फ दूध से रिकवर हो जाए। अच्छा, तो इसलिए दूध के अंदर खजूर खाते हैं, खजूर भी इसकी मिल्क का, खजूर नहीं तो खारक खा लें, छुहारे जिसे कहते हैं। हालांकि महिलाओं से बात करें, महिलाएं तो परिवार को पहले प्रेफर करती हैं, अपना बाद में सोचती है, जिस वजह से वो ये चीज़ फेस करती है। तो इसीलिए अगर घरेलू चीज़ें खा रही हैं ना तो फायदा, जैसे चलते फिरते अपना बादाम तोड़ के रख लिया, अखरोट तोड़ के रख लिया, थोड़ा सा चलते फिरते मुंह में डाल लिया, थोड़ी थोड़ी दवा के रूप में जाता रहेगा तो भी बॉडी को फायदा करती रहेंगी चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल मेरा है, अब जो यूथ है या फिर अब के ज़माने के लोग हैं, अपने फिगर को लेके, अपनी बॉडी पोस्चर को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि जिम नहीं जाना चाहते, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन फितूर बैठा है कि हम खाना कम खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, और इस वजह से और भी बीमारियों को फेस करते हैं। ये क्या फोबिया है? डाइटिंग करके तो बीमारी को फेस करना है, जाहिर सी बात है। मैं डाइटिंग के पक्ष में नहीं हूँ जी। आप पेट को खाली छोड़ करके बीमार बन रहे हैं। हाँ। पेट को जो खाना चाहिए वो दीजिए, लेकिन ये खाने में जो खा रहे हैं उसमें विटामिन कितने हैं देख लीजिए कि आप ये खा चूज क्या करें। रहे हैं। हाँ, बहुत फैटी आप खा रहे हैं, जी। बहुत सॉल्टी खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके जो लोअर इंटेस्टाइन है वो कोलाइटिस में चली जाती है। जी। तो कोलाइटिस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलाइटिस है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, आपको खाना पचेगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो जाहिर सी बात धीरे धीरे फूलता जाएगा, तो जैसे वो फूलता जाएगा टेंडेंसी बन जाएगी बॉडी की, फिर आपके पेट टमी दिखने लगेगी। उसको ठीक करने का तरीका, फाइब्रस चीजें लें, फ्रूट ज्यादा लें, इस तरह के फ्रूट लें जो फैटी नहीं हो। जी जी। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत केले का यूज करें, एप्पल का यूज करें, और पाइनएप्पल का मैंने बताया यूज करें, खारक का यूज करें। अगर रेगुलर टाइम अभी मतीरे का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा मतीरा खाएं तो आपको खाना तो भर, विटामिन पूरे मिल जाएंगे, कैलोरी पूरी मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। हम क्या करते हैं, आंतों को भरते हैं जी, और मन तो खुश हो गया, ऐसा खा लिया तो मन खुश हो गया। हाँ। मन को खुश कर नहीं करना है, अपने अंतर मन को प्रसन्न करना है जी। और अंतर मन जब संतोष से खाएगा ना कि हमने जो खाया इसमें विटामिन थे, सब में विटामिन देख लेने हैं। गेहूं आटा कितना है, रोटी कैसी है, मैदेदार तो नहीं है जो पेट में जाके ठसेगी, मोटी रोटी यूज करें, पालक का यूज करें, दाल खाएं। एक टाइम अगर आपने भारी खाना खाया, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर खाने में गए, मैं तो कहता हूँ खूब खाइए दबा के, लेकिन 2 दिन आप हल्का खाना खा लीजिए ताकि पहले का खाना डाइजेस्ट हो जाए। हाँ। और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा घर में पहले फैट छोटे मोटे एक्सरसाइज करके वार्म अप करके और पहले का खाना डाइजेस्ट करा लें, ऑटोमेटिक आपको डाइजेस्ट हो जाएगा और आराम मिल जाएगा, तो मोटे नहीं होंगे। स्वस्थ रहने के लिए तो अच्छी सी चीज़ है, छोटे लेवल पे फ्रूट, ऐसे फ्रूट खाएं जो विटामिन हो। खटाई बहुत ज़्यादा यूज नहीं करें जी। तली भुनी चीज़ें, खटाई और मेंटल स्ट्रेस, ये खाने को नहीं पचने देती हैं जी। ये है। अच्छा, सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जी। इसका फेफड़े से संबंध है। सीओपीडी ऐसे लोगों को होता है जो लोग धुएं के बीच रहते हैं। अच्छा। जिन्होंने बहुत ज़्यादा धुएं का यूज़ किया या चिलम पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को 100% सीओपीडी होता है जी। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकाई, सांस की नलियों की प्रॉब्लम्स है। जो धुआं हमारे फेफड़े में जा रहा होता है धीरे धीरे टार के रूप में जमता जाता है जी। टार एक पदार्थ होता है, जब कभी हम दांत को देखते हैं दांत के पीछे काला काला बना होता है, दैट इज टार। ओके। तो वो फेफड़े के अंदर बैठता जाता है, इतना जम जाता है कि हमारे सांस लेने की, ना तो हमारी सांस बाहर आती है ना सांस अंदर जाती है, रुकावट आ जाती है। ऐसे में सांस में आवाज आने लगती है तेज तेज, जो अस्थमा से ऊपर की कहानी होती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी आपका पूरा सिस्टम बंद हो चुका है, पल्मोनरी सिस्टम यानी सांस की श्वसन तंत्र पूरा ही खराब हो चुका है। ऐसे पेशेंट क्या है, बहुत मुश्किल में जीते हैं, सांस लेते हैं लंबी लंबी
और जैसे चिलम वाले हैं, कई लोग चिलम छोड़, बहुत कह दो तो भी नहीं चिलम छोड़ते हैं, बीड़ी कह दो सब बीड़ी 10-10 बंडल बीड़ी पी जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है, इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। सही कॉलर आ गई। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, अपना सवाल कह रही कीजिए हूँ कि बच्चा है ना घर में बहुत ज्यादा वीक है, तो उसका वजन कैसे बढ़ाया जाए? जी। कितने साल का बच्चा है आपका? बच्चा करीबन 10 महीने का है और वेट उसका बहुत कम है, 5 के अंदर है। आप ऐसा करिए, किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, तो उसको चेक कर लेंगे और देख लेंगे उसके कम होने का कारण क्या है। कहीं कम होने के कई कारण होते हैं, वेट कम होने के, मदर का दूध कैसा पी रहा है, दूसरी बात है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको सीबीसी वगैरह चेक करवा के जो पीडियाट्रिशियन है चेक करके आपको प्रॉपर वैसे गाइड कर देंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। और मैडम मैं कह रही थी सर, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है? मतलब 9 साल का बच्चा है, उसे इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई हद नहीं देखिए, है। गुस्सा आना तो जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती उसको गुस्सा आता है। ठीक है, जब हमारे अंदर कमी होती है वह अपनी कमी को छुपाने के लिए गुस्सा करता है। बच्चे को नॉर्मल रखिए, प्रेम से समझाइए हर बातें, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। बच्चा है इसीलिए गुस्सा करता है, बड़ा होता तो गुस्सा नहीं करता। ठीक है, थैंक यू मैडम। बच्चों की बात है, वाकई में बच्चे गुस्सा बच्चा नहीं करेगा तो कोई कौन करेगा? जी। बड़ा तो समय मैच्योर हो जाता है, वो समझता है इस पे गुस्सा कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। बच्चे को एहसास नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। जी। फेंक देगा कोई चीज फटाक से गुस्से में, कॉपी फेंक देगा, किताब फेंक देगा। इन चीजों का कोई इलाज नहीं है, देखा जाए तो। इसका इलाज नहीं होता, बस उसका मन प्रसन्न करिए, उसको समझाइए, ऊपर नीचे की बातें सिखाइए। बच्चों के अंदर सदैव ये ट्रेंड डालें कि हम कहाँ से ला रहे हैं पैसे, बेटा तुम्हारे लिए ला रहे हैं, इसका प्रयोग कैसे तुम करोगे सही रूप से। अगर उस सिस्टम को नहीं करेंगे तो फिर वही है भागती दौड़ती जिंदगी में, हमारे जैसे हम भाग रहे हैं वैसे वो भागेगा, आगे उसकी प्रोजनी भागेगी। संतोष करना सिखाना जरूरी होता है कि बेटा पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इसका खर्च हर चीज को बड़े सोच समझ के खर्च करो। बिल्कुल सही बात। ये सोच पैदा करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, हर बीमारी हमारी कहीं ना कहीं किसी लापरवाही की वजह से होती है। Sure. और उन बीमारियों के बारे में हम गौर ही नहीं करते। अगर मैं आपको कहूँ एक आइडियल लाइफ जो होती है सुबह से शाम तक की, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे जिससे आदमी को बीमारियों से दूरी रहना, मुक्ति मिल जाए एक तरह मैं से? कहता हूँ कि अगर आप अपना एक रूटीन बना लें, जी, कोई भी आप काम करते हो, कहीं भी काम करते हैं, चाहे शिफ्ट ड्यूटी का पेशेंट हो, शिफ्ट ड्यूटी के पेशेंट बहुत जल्दी कवर में आते हैं इन चीज़ों के, तो चाहे शिफ्ट ड्यूटी का या किसी भी चीज़ का हो, एक अपना रूटीन बना ले कि मुझे इस तरह से जीना है, मेरा ये टाइम टेबल चलेगा, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नाश्ता करूंगा। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और नाश्ता विटामिन से रिच। ऐसा आजकल ओट पाउडर अवेलेबल है, दूध ओट बना के ले लिया, फास्ट ले सकता है, तो हम क्या करते हैं फास्ट मैगी बना लिया या कोई और चीज़ बना ली, कोई ऐसी फास्ट चीज़ें ले ली जो जाके नुकसान करती हैं पेट में। चीज़ ऐसी खाइए जो अच्छा फायदा करे, विटामिन हो। तो वो लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाते हैं कि सवेरे खाना खा लिया, दोपहर में भले हल्का फुल्का खाइए लेकिन खाना खाइए जरूर, खाली पेट मत रहें जी। और लाइफ जो है आपकी स्ट्रेसफुल नहीं हो। चिंताएं सबकी नौकरी में है, स्ट्रेस सबकी नौकरी में, टारगेट सबको पूरा करना है, लेकिन उन टारगेट से परे होकर आप अपना काम करें। हो तो ठीक है, नहीं हो तो दूसरी नौकरी जी, तीसरी नौकरी। जिंदगी में नई नौकरी रहेगी तो कोई बात नहीं, रोटी चलती रहेगी, रोटी नहीं बंद होगी जी। पैसे जितना ईश्वर ने फिक्स किए ना उतने ही मिलने हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। इसलिए उस स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको सब कुछ देगा, लेकिन उसका इंतजार करना, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। हम भागते हैं कि साहब आज ही मिल जाए, नहीं आज नहीं मिलेगा, आपका टाइम पीरियड फिक्स है, उसी टाइम पे मिलेगा। तो जब हम ये सोच लेंगे कि मेरा टाइम साहब बहुत अच्छा है और जिस टाइम मिलना उसी टाइम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा होने लगेगा, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी और निरोग रहेंगे। कोशिश करें जहाँ देखें बीमारियां बढ़ी हुई हैं, ऐसी चीज़ों, सिगरेट नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला तो मैं तो कहता हूँ कभी मत यूज़ करें, ये सबसे बड़ा जहर है जीवन का। इससे आपकी सोच बदलती, आपका पूरे बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। मैंने लोगों को रोते देखा है, मैं खुद उनके साथ रोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ खाना नहीं खा सकते, उन्होंने जिंदगी भर गुटखा खाया है और किसी ने मना किया तो उसको डांटा है, मैं तो खाऊं ऐसा, अपनी तनख्वाह रखा, थाने तनख्वाह थोड़ी खाऊं। तो ऐसी चीज जहर, आपके कोई मना कर रहा है किसी चीज को तो कहते हैं निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल सही। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, दूसरा आपके लिए कुछ कह रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में देखिए, हर चीज को पॉजिटिव देखिए, तो भी पॉजिटिव बनेंगे तो लाइफ में अच्छे रहेंगे। श्योर। डॉक्टर साहब, आज आपने मेडिकल लाइन और हेल्थ रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स बताई और व्यवहारिक ज्ञान को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को आपकी जो बातें वो बहुत अच्छी तरह समझ आई। आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद शिल्पा जी, आपने याद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक वर्ग से लाभान्वित होते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात होगी। आज हमारे साथ थे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अब शिल्पा को इजाजत। नमस्कार। एक कॉलर आ गया था बेचारा।